हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग। तो सबसे पहले अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप जाके प्रीवियस लेक्चर देखिए, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने एयर कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा था कि एयर कंडीशनिंग क्या होती है, फिर साइकोमेट्रिक टर्म्स क्या होती हैं, साइकोमेट्री क्या होती है और साइकोमेट्रिक टर्म्स हम पढ़ रहे थे। और उसमें पहली टर्म जो हमने पढ़ी थी वो थी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल w इज इक्वल टू 0.622 PV डिवाइड बाय PT माइनस PV। ये हमने कल डिस्कस किया था ये फॉर्मूला। इसमें क्या दो टर्म है। PV क्या है आपका, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। PV है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर एंड PT क्या है, टोटल प्रेशर बोल सकते हो आप इसको। बट जो एयर कंडीशनिंग होती है वो क्या होती है, कौन सी एयर की होती है, एटमॉस्फेरिक एयर की। तो इसको टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लिख सकते हैं। और आपको पता है टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर नियर अबाउट कांस्टेंट ही रहता है। जनरली ये वैल्यू कांस्टेंट ही हम लेते हैं कि ये कांस्टेंट ही रहता है आपका। अगर टोटल प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो W में सिर्फ एक ही पैरामीटर बचा और वो क्या बचा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। यानी कि वेपर्स जैसे जैसे चेंज होंगे वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर भी चेंज होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो W है, W सिर्फ किसका फंक्शन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर का। तो इसमें एक नोट लिखेंगे। नोट में क्या लिखेंगे, नोट में लिखेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी is the function of partial pressure of vapors, partial pressure of vapor only। सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर का ही फंक्शन होता है। क्यों, बिकॉज टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर is constant। टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कांस्टेंट भी लिख सकते हो और इसको आप लिख सकते हो नियर अबाउट कांस्टेंट। और इसको हम जनरली कांस्टेंट ही मानते हैं। तो टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कांस्टेंट हो गया तो W सिर्फ किसका फंक्शन बचा, PV का। क्योंकि W में दो ही वेरिएबल है, एक PV और एक PT। दो वेरिएबल हुए, ये PV, ये भी तो PV है। एक PV वेरिएबल हुआ और एक PT वेरिएबल हुआ। तो W लिख सकते हैं हम, W इज अ फंक्शन ऑफ PV। W किसका फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ PV का फंक्शन है। ये इसलिए भी हमने पढ़ा है यहां पे क्योंकि इसको आगे यूज भी करेंगे हम। ये जो पढ़ा है ना, ये नोट है, इस नोट को हम आगे यूज भी करेंगे। तो ये हुआ हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बारे में। अब हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कंप्लीट हो गया है। अब पढ़ते हैं इसके बाद सेकंड साइकोमेट्रिक टर्म। सेकंड साइकोमेट्रिक टर्म है आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द रेशो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वेपर। It is the ratio of actual mass of vapor present in air divide by mass of vapor in air under saturation condition in same volume
इन सेम वॉल्यूम एंड एट सेम टेम्परेचर। तो फाई इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इन एयर डिवाइड बाय या टू दी मास ऑफ वेपर इन एयर अंडर सैचुरेशन कंडीशन इन सेम वॉल्यूम एंड एट सेम टेम्परेचर। सेम वॉल्यूम में और सेम टेम्परेचर में। अब यहां पर एक वर्ड आया है सैचुरेशन, ये बड़ा मजेदार वर्ड है, इसको भी चेक करेंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। फाई आपके पास, यानी कि फाई आपके पास क्या हुआ उसको लिख लेते हैं। ऊपर मास ऑफ एक्चुअल वेपर को mv लिख लेते हैं और मास ऑफ वेपर इन सैचुरेशन कंडीशन वाला को mvs लिख सकते हैं। मास इन वेपर अंडर सैचुरेशन कंडीशन को mvs लिख लेते हैं। तो ये हुआ हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, इसको देख लेंगे, इसको प्रेशर में चेंज कर लेंगे हम बाद में, लेकिन पहले ये चेक कर लेते हैं सैचुरेशन कंडीशन का मतलब क्या है। देखो, आपने देखा होगा कि आप पानी में चीनी घोलते हो। आप गर्मियों में नींबू पानी बनाते हो तो क्या करते हो, पानी में चीनी घोलते हो। तो आप घोलते हो, घोलते रहो, उसमें चीनी डालते रहो, घोलते रहो। एक टाइम के बाद उसमें चीनी घुलनी बंद हो जाएगी, पानी में चीनी घुलनी बंद हो जाएगी। वो कंडीशन जो होती है जब उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर आपने डिसॉल्व कर दिया है, उस कंडीशन को कहते हैं सैचुरेशन कंडीशन। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, सैचुरेशन कंडीशन। लेकिन पानी आपको नहीं बढ़ाना है, आपको सेम वॉल्यूम रखना है। पानी अगर आप नहीं बढ़ाते हो, उसमें और पानी नहीं डालते हो और उसको हीट नहीं करते हो, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाते हो, तो वो सैचुरेशन कंडीशन आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, वो चेंज नहीं होगी। अगर आपने उसमें और पानी ऐड कर दिया तो उसके बाद उसमें और चीनी घुलनी स्टार्ट हो जाएगी। या कह सकते हो अगर आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसमें और चीनी घुलनी स्टार्ट हो जाएगी, उसकी सैचुरेशन कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो सैचुरेशन कंडीशन क्या है, फॉर ए गिवन वॉल्यूम एंड गिवन टेम्परेचर। गिवन वॉल्यूम और गिवन टेम्परेचर पे एक सब्सटेंस के अंदर आप दूसरा कितना डिसॉल्व कर सकते हो, उसको घोल सकते हो, उसको कहते हैं सैचुरेशन कंडीशन। अब एयर की बात करते हैं। एयर की बात, सपोज करो हमने कुछ एयर ले ली। कितनी एयर ले ली, एक वॉल्यूम ले लिया। सपोज करो आप जिस कमरे में बैठे हुए हो उस कमरे को आपने पूरा सील कर दिया और उस कमरे में जो एयर है आपने वो ले ली। अब उसमें वेपर्स ऐड करना शुरू कर दो। आप कर दो, क्या कर दो, उसमें वेपर्स ऐड करना शुरू कर दो। वेपर ऐड होते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब उसके बाद उस एयर में वेपर ऐड होना बंद हो जाएंगे। एयर में वेपर ऐड होने बंद हो जाएंगे, उसी कंडीशन को कहेंगे सैचुरेशन कंडीशन। आपने क्या किया, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। दूसरा पैरामीटर आपको जो फिक्स करना है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर को भी आपने कांस्टेंट लेना है। अगर टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो सैचुरेशन कंडीशन भी चेंज हो जाएगी, उसमें और वेपर ऐड होने शुरू हो जाएंगे। सैचुरेशन कंडीशन का मतलब क्या निकला कि आपने उसके अंदर, एयर के अंदर मैक्सिमम वेपर डाल रखे हैं। मैक्सिमम वेपर आपके जितने जा सकते हैं एयर में उतने आपने एब्जॉर्व करवा रखे हैं, उसको उसके एयर में उतने वेपर डाल रखे हैं। तो ये हुई सैचुरेशन कंडीशन। अब इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कैसे, कि हमने जिस रूम में आप बैठे हो वो रूम ले लिया, वो रूम, और फिलहाल इस टाइम पे एक्चुअल जो है मास ऑफ वेपर सपोज करो mv है। mv क्या है, एक्चुअल मास ऑफ वेपर। mv है एक्चुअल मास ऑफ वेपर। pv इस टाइम पे जो pv है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर इन एक्चुअल कंडीशन। एक्चुअल कंडीशन में पीवी क्या है आपके पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। और V इसका वॉल्यूम है। V क्या है, इस आपके कमरे का वॉल्यूम है। और फिलहाल जो टेम्परेचर है, आपने एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो लिया है वो है टेम्परेचर। अब इसमें क्या करेंगे, हम वेपर्स ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। अब इस रूम में और वेपर ऐड करते जाएंगे, और ऐड करते जाएंगे, और ऐड करते जाएंगे।
तो वेपर ऐड हो रहे हैं तो मास ऑफ वेपर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेपर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। वेपर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो मास ऑफ वेपर भी इंक्रीज हो जाएगा। और क्या इंक्रीज होगा, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर है ना, ये भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ज्यादा वेपर होंगे तो इसका प्रेशर में वेपर्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। वॉल्यूम आपने कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। तो आफ्टर सैचुरेशन कंडीशन इन, या कह सकते हैं एट सैचुरेशन कंडीशन, ऐसे लिख लेते हैं, एट सैचुरेशन कंडीशन। अब आ जाते हैं हम सैचुरेशन कंडीशन पे। सैचुरेशन कंडीशन पे देख लेते हैं इसी रूम का डायग्राम हम फिर से बना लेते हैं। तो उस टाइम पे मास ऑफ वेपर जो है उनको लिखा हमने MVS। क्या लिखा यहां पे, MVS। तो ये आया आपके पास मास ऑफ वेपर अंडर सैचुरेशन कंडीशन। ये आपने लिया मास ऑफ वेपर अंडर सैचुरेशन कंडीशन। और PVS सपोज कर लेते हैं पार्शियल प्रेशर हो गया वेपर का। ये हो गया आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर अंडर सैचुरेशन कंडीशन, अंडर सैचुरेशन कंडीशन। तो ये हो गया। वॉल्यूम हमने चेंज नहीं किया है, वॉल्यूम अभी भी V ही है और टेम्परेचर अभी भी T ही है। वॉल्यूम अभी भी V है और टेम्परेचर अभी भी T है। तो हम इस कंडीशन में और इस कंडीशन में दोनों में आइडियल गैस इक्वेशन लगा देंगे। दोनों में क्या लगा देंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन आप ड्राई एयर के भी लिए भी लगा सकते हो, क्योंकि ड्राई एयर क्या है आपकी, आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। और वेपर्स के लिए भी लगा सकते हो, वेपर्स जो है वो भी आपके आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं। वाटर वेपर हमेशा आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं, तो वाटर वेपर के लिए भी आप आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हो। यहां पर हम ड्राई एयर के लिए नहीं लगाएंगे, किसके लिए लगाएंगे, वाटर वेपर के लिए। वाटर वेपर के लिए लगाएंगे इस कंडीशन में और इस कंडीशन में। तो हम यहां पर लगाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन। यहां पर लिख लेते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वेपर्स। तो पहले फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या आएगा, PVV। इस कंडीशन के लिए हम लगा रहे हैं ये PV, और वॉल्यूम क्या है, V इज इक्वल टू मास ऑफ वेपर MV, R ऑफ वेपर RV, और टेम्परेचर क्या है इस रूम का, T। ये हमने लगा दी इस कंडीशन के लिए आपकी आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जो दूसरी कंडीशन है इसके लिए भी यही इक्वेशन लगाएंगे, इसके लिए भी हम वेपर के लिए लगाएंगे। इस कंडीशन में भी वेपर के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा, अब प्रेशर क्या है, PVS। प्रेशर क्या हो गया, PVS। वॉल्यूम क्या हुआ, V ही है, वॉल्यूम V ही रहा, इज इक्वल टू मास ऑफ वेपर कितना हुआ, MVS। मास ऑफ वेपर हुआ आपके पास MVS। और R वेपर के लिए ही देख रहे हो, चाहे सैचुरेशन कंडीशन में हो चाहे नॉन सैचुरेशन कंडीशन में हो, क्योंकि वेपर आपका एक स्पेसिफिक गैस हो गई। स्पेसिफिक गैस कह सकते हैं वेपर को, तो उसके लिए स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट वही रहेगा RV, और T ही टेम्परेचर रहेगा इसका, क्योंकि इसका टेम्परेचर भी सेम है जैसा ऊपर वाले का टेम्परेचर है T। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय सेकंड इक्वेशन करोगे तो क्या आएगा, PV इंटू V डिवाइड बाय PVS इंटू V इज इक्वल टू, यहां पर क्या है, MV RVT, और नीचे क्या है, MVS इंटू RV इंटू T। तो यहां से देखो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया, T से T कैंसिल हो गया, RV से RV कैंसिल हो गया। तो आपके पास यहां पर आया PV, यहां पर आपके पास बचा PV डिवाइड बाय PVS इज इक्वल टू MV डिवाइड बाय MVS। ये आपके पास आया PV डिवाइड बाय PVS इक्वल टू MV डिवाइड बाय MVS, और इसको यहां पर हम लिख लेते हैं। फाई की वैल्यू क्या है आपके पास, दिस इज फाई इक्वल टू MV डिवाइड बाय MVS,
और mv/mvs, यहां से mv/mvs किसके इक्वल आया है? pv/pvs। ये आपके पास आया pv/pvs। ये हुई आपके पास फाई की वैल्यू। तो फाई के लिए इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब कभी कभी इसको परसेंटेज में दिया होता है या परसेंटेज में पूछ लेते हैं। अगर परसेंटेज में करना है तो इंटू 100 और कर दो। क्या कर दो? इंटू 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। और मजे की बात यह है कि जो आप देखते हो कि आज टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, जब आप फोन पे चेक करते हो, गूगल पे चेक करते हो कि आज का टेम्परेचर कितना है, उसमें ह्यूमिडिटी भी दिखाता है कि आज की आपके यहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी है। किसी भी लोकेशन पे आप चेक कर सकते हो। तो जो वो ह्यूमिडिटी होती है वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी नहीं होती है। वो कौन सी होती है? वो होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। वो कौन सी होती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। वो बताता है आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो उसका मतलब ये है, अगर 50% को 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। तो ये वैल्यू 1 और नीचे 2। तो आपकी जो ये मास ऑफ वेपर है वो आधा है। मतलब जितना मास ऑफ वेपर सैचुरेशन कंडीशन में जा सकता है, इस रूम में जितना मास ऑफ वेपर सैचुरेशन कंडीशन में जा सकता है एयर में, उसका आधा ही है अभी फिलहाल। 50% का मतलब ये है। और 100% का मतलब क्या हो जाएगा कि जितना मास ऑफ वेपर आपका जाना चाहिए उतना जा चुका है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएगी। अब थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में। देखो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रिप्रेजेंट कर रही थी आपकी कि एक्चुअल मास ऑफ वेपर कितना प्रेजेंट है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बता रही थी आपको कि एक्चुअल मास ऑफ वेपर कितना प्रेजेंट है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या बता रही है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऐसा कुछ नहीं बता रही है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये जरूर कह सकते हो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको बता रही है कि आपकी जो एयर है उसमें कितना मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो चुका है या कितना मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की उसकी कैपेसिटी है, कितना और मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब कर सकती है। तो ये बताती है आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो हम लिख लेते हैं यहां पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इन एयर। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी किसको रिप्रेजेंट करी है? एक्चुअल में कितना मास आपका एयर में है, वेपर का कितना मास आपका एयर में प्रेजेंट है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बता रही है आपको मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, कितना मॉइस्चर और एब्जॉर्ब कर सकता है, ये कैपेसिटी बता रहा है। मान लो 50% है तो 50% और एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू फाई की वैल्यू 30% है तो 70% और एब्जॉर्ब कर सकती है वो। इस टाइप से ये बता रहा है मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को डिफाइन कर रहा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। हम देखते हैं कि सैचुरेटेड एयर के लिए क्या होगा। फॉर सैचुरेटेड एयर, फॉर सैचुरेटेड एयर, एयर आपकी सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड एयर के लिए देखो फाई की वैल्यू क्या आएगी? फाई क्या है? mv/mvs। और सैचुरेटेड एयर है, सैचुरेटेड एयर का मतलब इस टाइम पे जो इसमें मास ऑफ वेपर प्रेजेंट होगा वो किसके इक्वल होगा? mv/mvs। mv किसके इक्वल होगा? mv/mvs ये होगा, क्योंकि सैचुरेटेड हो चुकी है, एयर सैचुरेटेड है, उसमें और मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो उस टाइम पे मास ऑफ वेपर उसमें जो प्रेजेंट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? मास ऑफ वेपर एट सैचुरेटेड कंडीशन, उसके इक्वल हो जाएगा। तो ये यहां पे पुट कर देते हैं। तो mv की जगह क्या पुट कर सकते हैं? mvs। तो इसकी जगह mvs पुट कर लेंगे, नीचे भी mvs है, mvs से mvs कैंसिल हो जाएगा, फाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। और 1 और 100%, 1 आ जाएगी या फिर 100% आ जाएगी। तो फाई की वैल्यू अगर 1 आ जाए या 100% हो जाए, इसका मतलब उस टाइम पे एयर क्या है आपकी? सैचुरेटेड कंडीशन में है। एयर किस कंडीशन में है? सैचुरेटेड कंडीशन में है। तो ये हुई आपकी फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी इस टाइम पे। फाई की वैल्यू 1 का मतलब एयर इज इन
सैचुरेटेड कंडीशन। ठीक है, तो आप इसको नोट करके भी लिख सकते हो कि फॉर सैचुरेटेड एयर फाई इक्वल टू 1 और 100%, या कह सकते हो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%, ये कह सकते हो। तो आप नोट करके लिख भी सकते हो। नोट में क्या लिखोगे? नोट फॉर सैचुरेटेड एयर, फॉर सैचुरेटेड एयर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 1 और 100%। 1 लिख सकते हो या इसको आप 100% लिख सकते हो, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 × 100 कितना हो जाएगा? 100%। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में? रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में। दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी जो टर्म्स है, बाकी टर्म्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो करेंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बारे में, वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बारे में। ये सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप फीडबैक जरूर दें आपने जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उसकी फीडबैक जरूर दें कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट और हो सकती है, आपको लेक्चर कैसा लगा। तो ये फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखती है, ताकि हम इसमें अपने लेक्चर्स में इंप्रूवमेंट कर सकें।